संसद इस वक्त जो है ना वो कछुए की तरह केंचू अपने खोल में घुसी है, डर के मारे। प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भागे। सब जगह वो लोग बिठाए गए हैं जिनका जो गुलाम है, मानसिकता जिनकी खत्म कर दी गई है, जिनकी अंतरात्मा नहीं है, वो वही कर रहे हैं। चाबी वाले खिलौने की तरह बैठे हैं लोग। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये समझ आ गया है कि अब उनका वो दांव, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाला दांव, मुगलों वाला दांव अब नहीं चलने वाला है। अब लोग दरवाजे तक आ गए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कायर है, डरपोक है, ये सामने आके सीधी बात नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में वो तस्वीरें गई हैं, कैसे बच्चियों के कपड़े फाड़े, कैसे लोगों के सीने पे लात रखी, कैसे सर फाड़े, कैसे हाथ पांव तोड़े, सब कुछ देखा है। कैसे प्रियंका गांधी को धकेला गया, कैसे राहुल गांधी उठाए गए, सारी चीजें हैं। अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान दोषी होते तो अब तक कब का हटा दिए गए होते, लेकिन दोषी तो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी की जो 3rd डिग्री, उसने सरकार को हिलाकर रख दिया है। कल जो कुछ हुआ उस घटनाक्रम से सरकार थर्राई हुई है, बौखलाई हुई। उसकी बौखलाहट, थर्राहट जो है बहुत स्पष्ट दिख रही है। जो सरकार विपक्ष को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही थी, आज जब सदन सम्मेत हुआ, तीसरा दिन है आज संसद का, तो लोकसभा के भीतर एकदम सही दिशा में सरकार नजर आई। लेकिन अब एक और दांव राहुल गांधी ने खेला है। सरकार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तुरंत तैयार हैं, आप तय करिए, नियम बताइए, कायदा बताइए और कितने घंटे करना है, किस नियम में करना है, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से दांव ये खेला गया कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद चर्चा। अभी फंस गया है पेच, और धर्मेंद्र प्रधान ही है। आप लगातार जो बीते 2 महीने के आसपास से कांग्रेस जो है सड़कों पर थी, लेकिन सरकार सोच रही थी कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा, कौन देख रहा है, दिखने हम दे नहीं रहे। उसके बाद संसद का सत्र शुरू हुआ तो शुरुआती 2 दिन कैसे बुलडोज करते रहे। जो स्पीकर हो या सभापति हो राज्यसभा में, ना वो मल्लिकार्जुन खड़गे की सुन रहे थे, ना इधर नेता विपक्ष या अन्य जो विपक्षी दल है उन नेताओं की। सारा कुछ है। और जो चल रहा है, देखिए इस वक्त जिस तरह का टकराव है अब बढ़ता चला जा रहा है। हमने देखा सदन से आज मोदी नदारत थे, अमित शाह नदारत थे, जो पहली पंक्ति है, प्रमुख जो चेहरे हैं सब नदारत थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं, पूरे का पूरी पहली पंक्ति जो है खाली पड़ी थी। और 2nd और 3rd जो कैटेगरीज के लीडर हैं, इसके अलावा नीचे भी हैं जो संभाले हुए हैं। देख रहे हैं आप कि किसकी क्या हैसियत है इस समय मोदी और शाह के सामने। तो फ्रंट पे वही है। अब कुल मिलाकर जो टकराव है, जबरदस्त गतिरोध है, और जिस तरह का देश में माहौल है, हर तरफ आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। अभी कुछ देर पहले खबर आई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, कि पटना में पिटाई की गई है विद्यार्थियों की। पुलिस ने दौड़ा कर मारा, और अब बेकाबू है, विद्यार्थी नहीं सुनने को तैयार है। हर जगह से एक ही आवाज है, एक ही मांगे कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस पूरी व्यवस्था को ठीक करा जाए। और इसको लेकर राहुल गांधी काफी वक्त से मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आपने देखा कि एक जो उन्होंने कोटा से शुरुआत की थी, कोटा के बाद देहरादून, और अभी उनको जाना है, अगला एक उनका पड़ाव है, तीसरा पड़ाव है। तो वो सब चल रहा है। और ये जो मैंने कहा टकराव, तो कहीं ना कहीं आहट ये दिख रही है कि सरकार के पास विकल्प है नहीं। मोदी अब कोई विकल्प नहीं। जो राहुल गांधी ने कहा था कि अब कोई तरीके से बच नहीं पाएंगे, विकल्प क्या है? क्या 1975 देश में दोहराया जाने वाला है? क्या देश फिर एक इमरजेंसी जैसे, घोषित इमरजेंसी तो है, घोषित इमरजेंसी के मुहाने पे आके खड़ा तो नहीं हो गया? तो इन्हीं सबको तलाशने के लिए चलेंगे हम। जो करते हैं खबरों के पीछे की खबर की बात, खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार करता हूं सर। और ये जो मैंने कहा, एक बड़ा गंभीर सी स्थिति है, टकराव बढ़ता ही चला जा रहा है और सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ नहीं रही है। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में, जो एक मैंने कल भी आंकड़े दिए थे कि इतनी बड़ी तादाद है युवाओं की, वोटर की, सब नजरअंदाज। आप विपक्ष को बुलडोज करिए। कल जो राहुल गांधी का मैंने कहा कि 3rd डिग्री के जो उन्होंने एक उपयोग किया और उससे थर्राए हुए हैं। अब आज भी आपने देखा सुबह से जो कुछ चल रहा है, किस और बढ़ रहा है देश? अरुण जी देखिए संजीव जी, सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, तो मैं आपको मध्य प्रदेश ले आता हूं। आप व्यापम याद कीजिए, व्यापम में कोई मूल आरोपी जिन्होंने माल काटा, कोई पकड़ा गया क्या?
क्यों? लक्ष्मीकांत शर्मा तो बेचारे बाद में जेल गए और वो असमय काल का शिकार हुए, वो अलग बात है। लेकिन मूल बात यह है कि पूरा सिस्टम इस तरह के मामलों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी जी की टीम, अमित शाह जी की टीम या फलाने ढिमाके सब शामिल हैं। अकेला धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है, और यही वजह है कि सब मिलके धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में, तो वो तोता है धर्मेंद्र प्रधान जिसमें सबकी जान है, जिसको कहें कहानी में राक्षस की जान है। तो इस पूरे खेल में चूंकि आप देखिए एक सुनियोजित षड्यंत्र देश में चल रहा है, हर जगह एक खास विचारधारा एक वर्ग के लोगों को घुसेड़ने का, जहां इनके हाथ में था डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, वहां पूरे देश के विश्वविद्यालय और उसमें सब में देख लीजिए सारे उसमें। लेकिन चूंकि शुरुआत में ये कोशिश तो है युवा पीढ़ी को ठगने और उसका भविष्य बर्बाद करने की, उसमें जो लोग शामिल हैं, अगर कल धर्मेंद्र प्रधान को सजा मिलती है और उनकी आत्मा जागती है और उन्होंने मुंह खोल दिया, तब क्या होगा? ये डर है। अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान दोषी होते तो अब तक कब का हटा दिए गए होते, लेकिन दोषी तो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, नीचे नहीं है, मोहन भागवत है, ये सब मिलके दोषी हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 48 घंटे में देश में वो हुआ जो पिछले 12-13 साल में नहीं हुआ था। हर जगह जिसको जैन जी कहा गया है या युवा पीढ़ी कहा जाए, वो सुओ मोटो बिना किसी कॉल के खुद निकले हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्हें ठगा जा रहा है, रोजगार उन्हें नहीं मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था उनकी, और तो और वो जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वहां भी वो ठगे जा रहे हैं। पैसे देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तैयारी करते हैं और आखिर में पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो चीज है, ये इससे डर बढ़ा है। अब उस डर के साथ साथ एक और चीज थी, अभी तक नरेंद्र मोदी एंड कंपनी विपक्ष को विभाजित रखते थे, विपक्ष अब भी विभाजित है। कुछ लोगों ने अपनी हैसियत बताई है ट्वीट करके राहुल गांधी के उस पर, लेकिन मैंने कल भी कहा था, मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, मेरा कहना कि फौज एक साथ कई मोर्चे लड़ती है और सिर्फ वर्दी पहन के बंदूक हाथ में लेने वाला ही सिपाही नहीं है, उसके लिए खाना बनाने वाले से लेकर उसके लिए खाई खोदने वाला, उसकी डाक पहुंचाना, सारे सिपाही हैं और सब मिलके काम करते हैं। अब लोगों की तकलीफ ये हो गई कुछ लोगों को कल से कि राहुल गांधी ने वहां जाके धरना दे दिया, उन्होंने आंदोलन हाईजैक कर लिया। ये भी एक साजिश जो है ये सत्तारूढ़ दल की है कि राहुल को कंडेम करना शुरू करो। आप देखो, खास आम आदमी पार्टी के नेता राहुल पर ही सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं बची, जबकि उन्हें उनके सांसद ले गए, उनके सबको जेल में डाला, उसके बाद वो मोदी के इशारे पर राहुल पहुंचे। तो ये जो केस खत्म हो गया, उनका केस खत्म हो गया, कोई अब नहीं है, सब खुले घूम रहे हैं, सारे लोग हैं। बात इस तरह की हरकतें जो है ये तो आपने जो नमक खा लिया उसको नमक को अदा भी तो करना है आपको, ये भी तो है। पैदा करते हैं कि ये लोग वास्तव में है कहाँ, कौन किसके साथ है। लेकिन कल जो राहुल गांधी ने किया उससे दो मैसेज बहुत साफ है। एक, भले ही आप कुचलने की कोशिश करो लेकिन अब वो डरने वाले नहीं है भाई बहन, क्योंकि इनका पूरा हमला पिछले 14 सालों में जब से दिल्ली की तरफ मुंह किया था और शुरुआत की थी गांधी परिवार, और अब तक क्या नहीं किया है। 2 दिन पहले ही 56 साल का युवा कर रहे थे, और जब वो 56 साल का युवा दरवाजे पे पहुंच गया तो इतनी हिम्मत, इतनी शालीनता, इतना सामाजिक व्यवहार नहीं दिखाया कि दरवाजे पे चले आते, मिल लेते। डरपोक अरुण जी बिल्कुल। अरुण जी मैं दो चीजें, एक तो देखिए अभी मैंने ये भी देखा कि वो शरद पवार पहुंचे, सुप्रिया सुले, तो कैसे हाथ मिला रहे थे, मतलब जो आपको मुफीद हो वो सब कुछ है। मैं राहुल गांधी जब कल वहां उन्हें ले जाया गया था, डिटेन थे, उसके बाद जब उन्हें छोड़ने के बाद उनका एक देखिएगा, एक मेरे पास उन्हीं का एक वीडियो है जो अपील है, देश को देखना चाहिए, देख रहे हैं, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा, इसको जरूर देखें। एक जूता पैर में है, जो हुआ जद्दोजहद, नाक से बहता खून, तमाम सब देश ने देखा, और वो लड़ किसके लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। देखिएगा इसे। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students
the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें. Why is the Indian education system collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया. सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं. अरुण जी, आपने सुना राहुल गांधी को. राहुल गांधी अब मुंह कहां मुड़ा है? सीधे मोदी पर है, सीधे अमित शाह पर है. अमित शाह से भी उन्होंने कहा है कि उनको भी रिजाइन करना चाहिए, माफी भी मांगना चाहिए. साथ में वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं खेद जताएं, माफी मांगे, और ये संभव नहीं. इसीलिए टकराव है, हम सुबह से देख रहे हैं. आप दोनों सदन पहले 12 बजे तक और फिर अब 2 बजे तक, उधर राज्यसभा तो जैसा होता है वो करती चले. मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ और सारा कुछ आपने देखा. और इस बीच में जो बयानबाजी है, आपने नितिन नवीन को सुना, देखा कि अलोकतांत्रिक, अराजकता पैदा करने वाला उनका ये स्टेप और तमाम कंडेम्ड है. फिर रविशंकर कह रहे हैं उद्दंडता से देश नहीं चलेगा. जो राहुल उद्दंडता कर रहे हैं, इनकी मर्जी से देश नहीं चलेगा. और सूत्र है, अभी तक कोई आ नहीं रहा है, ना मोदी आ रहे हैं, ना शाह आ रहा है, कोई ऑथेंटिक नहीं आ रहा है. वो कहते हैं साहब ये जो गलत और खतरनाक परंपरा, पीएम के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन, अब जो परिपक्व लोकतंत्र में ऐसा द्वेषपूर्ण देखने को नहीं मिलता. पड़ोसी देशों में क्या हुआ वो ना भूलें. मतलब भय और सब कुछ है साथ में. और वो जो एक और उनके जो स्पोक्स पर्सन के तौर पर आते हैं मंत्री, जो गिरिराज सिंह, वो तो कह रहे हैं साहब कि आप जो है राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाइए, विदेश की नकल कर रहे हैं. क्या कहिएगा, ये जो है अभी भी मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, किस तरह की हठधर्मिता है. देश का मूड मोड तो देखिए. और इसीलिए मैंने पूछा कि क्या फिर जो अभी तो घोषित इमरजेंसी है कि आप कुचल दो, दबा दो, घोषित इमरजेंसी देश में लगने वाली, सब पर आपकी राय. पहले आखिरी बात से शुरू करते हैं. आपने कहा इमरजेंसी लगने वाली है, और कैसी होती है इमरजेंसी? जब पहली इमरजेंसी लगी थी तब हम 15 साल के थे, अब 51 साल और जोड़ लीजिए उसमें, उससे ज्यादा बुरे हालात हैं. तब पता तो था कि इमरजेंसी है, अब तो पता ही नहीं है और कब क्या कर दें. पहली चीज तो देश आपातकाल से ही गुजर रहा है, बस वो घोषित. लेकिन उस आपातकाल में वो बहुत असहज हैं. अब आप सीधे ठूस दीजिए जेल में, जैसे 19 महीने और जो सारा वैसे ही. आप मेरी बात सुनिए. दरअसल क्या है कि उसके भीतर अभी क्या हुआ था, जैन जी का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक, ये जो आंदोलन थे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, कोई भी आंदोलन, आवाज तो उठा ही रहे थे वो, लेकिन वो सरकार को उतना परेशान नहीं कर रहे थे. सरकार की अपनी डिजाइन थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, कि उस तरह से कैसे डील करने वाले थे. बातें बहुत हैं, पर उसमें जब विपक्ष जुड़ गया, उसमें संपूर्ण विपक्ष करीब करीब आ गया. कांग्रेस तो अपना अभियान छात्रों को लेकर राहुल कब से चला रहे थे. अब जब ये हुआ और कल वहां पहुंचे, तो इसके बाद इनको ये समझ में आया कि अब जो हमारा डिजाइन है, जो हमारी रणनीति है, वो फेल हो गई. क्यों?
क्योंकि अभी तक तो गोदी मीडिया था, लेकिन अब विदेशी मीडिया भी आया है जो हर चीज दिखा रहा है। ऐसे तो उस प्रदर्शन में आया हर व्यक्ति, हर युवा, हर बुजुर्ग, एक कैमरा वाला फोन उसके हाथ में था और वो सब रिपोर्टर थे। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में वो तस्वीरें गई हैं, कैसे बच्चियों के कपड़े फाड़े, कैसे लोगों के सीने पे लात रखी, कैसे सर फाड़े, कैसे हाथ पांव तोड़े, सब कुछ देखा है। कैसे प्रियंका गांधी को धकेला गया, कैसे राहुल गांधी उठाए गए, सारी चीजें हैं। यही फर्क है और इसी ने डरा दिया है। पहली बार देखिए, डर तो बहुत लगता है, डर सबको लगता है, इनको बहुत ज्यादा लगता है। इनको तो महिला सांसदों से डर लगता था, उसके बाद ये डरे छात्रों से जो संसद भवन छोड़ के भागे। और जब सांसद जो उनके समकक्ष हैं लोकसभा में, प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का दर्जा है तो नेता प्रतिपक्ष का, उनके लिए घर से बाहर नहीं निकले, जैसे वो हमला कर देंगे। ये जो चीज है, और अगर आप इनका इतिहास उठा लीजिए, गुजरात से चलिए, तो ये इनकी आदत है, पीछे से वार करना, षड्यंत्र करना। तो अब एक्सपोज हो गए हैं। बड़ी चीज जो है ये है कि आपातकाल तो है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है, लेकिन छात्रों का गुस्सा, वे छात्र जो ना एनएसयूआई से जुड़े थे, ना विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे, ना आयशा से जुड़े थे, वो वहां आयशा से वाले जो है वो धरना दे रहे थे, वो सब है। लेकिन मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो अपने आप चल के पूरे देश से वहां पहुंचे। नहीं, अकेले विद्यार्थी नहीं अरुण जी, विद्यार्थी आम जन भी आया, बुजुर्ग भी, सब प्रकार के लोग आए। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं कि जो चल के आए बिना बुलाए, जिनकी वजह से ये सब हुआ। जब वो आ गए और उन्होंने अपनी बात उठाई, तब वहां क्यास हो गया, भगदड़ मच गई, क्योंकि न तो अभिजीत दीपके उनके लिए तैयार थे, न सोनम वांगचुक तो खैर जेल पहुंच गए थे, अस्पताल पहुंच गए थे। अब ऐसे में जब राहुल गांधी आए तो लोगों को तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ। भाई नेता प्रतिपक्ष क्या करेगा? एक तरफ सोनम वांगचुक उन्हें बुला रहे थे, कह रहे थे कि आइए बात करिए। अब जब वो पहुंच गए और उन्होंने वो किया जो पूरी दुनिया ने देखा, जो उनके साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। क्यों? मैंने बार बार कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक कायर है, डरपोक है, ये सामने आके सीधी बात नहीं कर सकते। अगर सर्वदलीय बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री नहीं आते, विपक्ष के नेताओं से मिलते नहीं है। गृह मंत्री भी अपना हुक्म अपने कमरे में बैठ के चलाते हैं। और इनकी दहशत यह है कि इन्होंने बड़े पदों पे कितने छोटे लोग बैठाए हैं। ये बात कल राहुल गांधी ने कही कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि हमें इस पे बात करनी, तो बोले हमें सरकार से पूछना पड़ेगा। ये पहली बार हो रहा है। आपातकाल और किसे कहते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष, जिसकी गरिमा सबसे ऊपर होती है, वो कहता है उसे सरकार से पूछना पड़ेगा। सरकार को बताते हैं, उनकी सुविधा देखते हैं, लेकिन हाँ या ना का नहीं, उन्हें बताया जाता है। तो ये जो चीज है, इससे ये प्रमाणित है डर। अब दूसरी चीज, तीसरी चीज जो आपने कहा, नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद। अब यार इन लोगों के बारे में क्या बात करें? रविशंकर प्रसाद बेचारे दया के पात्र हैं, मंत्रिमंडल से लात मार के बाहर कर दिए गए। और मोदी हमेशा चुन के ऐसे ही लोगों को काम पे लगाते हैं जब उनके ऊपर आता है। उनके बचाव में उतरे हैं। नितिन नवीन क्या क्या बोले उनको, वो तो रबर स्टैंप है, लाके बैठा दिए गए। यही स्थिति रविशंकर प्रसाद की है। अराजकता और उसकी बातें कर रहे हैं। वो भूल गए यूपीए सरकार के दौरान इसी बीजेपी ने कितना हंगामा किया था 2G को लेकर के, और कुछ निकला? कहाँ है वो विनोद राय? देख रहा है विनोद, सुन रहा है विनोद, तूने क्या किया था? ये सब क्या है? ये वो लोग हैं जो कहते हैं जबरा मारे और रोने न दे। इनको लात मार के मंत्रिमंडल से बाहर किया, अपमानित किया, और अब इन्हीं से कहा जा रहा जाओ डिफेंड करो। ये क्या मजाक है? नरेंद्र मोदी को मालूम है कि कैसे उनको पार्टी को निपटाना है। पार्टी के अध्यक्ष हैं, और फिर जैसे गिरिराज सिंह यदि ये कहें कि देशद्रोह का केस गिरिराज सिंह पे बात करना अपना समय जाएगा। मोदी आंशिक विक्षिप्त है वो आदमी, उसके पास कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है। वो जो जिस तरह वो नरेंद्र मोदी की एक शैली है, ऐसे लोग भी रखे हैं जो कुछ भी बोलेंगे। अगर यही कोई कांग्रेस का नेता इस तरह की बात करता, अब तक 20 मुकदमे हो जाते, धार्मिक हमला हो जाता। लेकिन उनको बोलना है, रखा इसीलिए मंत्रिमंडल में। ये भी विडंबना देखिए आज
कि रविशंकर प्रसाद पढ़ा लिखा वकील, अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला, पढ़ा लिखा आदमी जो दुनिया भर में भारत को का प्रतिनिधित्व कर सकता है, वो मंत्रिमंडल में नहीं है। लेकिन हर जगह गंदी भाषा बोलने वाले गिरिराज किशोर हैं। क्यों? गिरिराज किशोर नहीं, कुछ और, गिरिराज सिंह, सॉरी, गिरिराज किशोर जी संघ के, मैं माफी चाहता हूं, उनका नाम निकल गया। ये क्या है? ये मोदी की पसंद है। और रविशंकर प्रसाद बेचारे सोच भी नहीं सकते हैं कि उनके खून में आरएसएस है, उनके पिता आरएसएस से जुड़े थे। वो खुद, वो नहीं कभी कल ये नहीं कह सकते कि भाई वो आदमी जो कहीं से किसी लायक नहीं, वो मंत्रिमंडल में है क्योंकि मोदी को चाहिए, सवाल नहीं उठाए। और जो सब कुछ है उसको अब लगा दिया कि जाओ, मैंने तो गंदा कर दिया, अब तुम सफाई करो। ये भी मोदी का स्टाइल है। और ये भाजपा के नेता समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, सब समझ रहे हैं। कभी अकेले में पूछिए राजनाथ सिंह से। मुझे तो ये भी लगता है, देखिए आसंदी जो है बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, जो लोकसभा का स्पीकर हो या सभापति राज्यसभा हो, और हर जगह जो आप इस ऐसे पदों पर, तो कभी कभी जो अंतरात्मा से तो बात होती है ना, उनको लगता होगा धिक्कार है, हम क्यों बैठे हुए, मन में तो आता होगा कि हम कैसी गुलामी कर रहे हैं। ये तो आता ही आता होगा, इसको मैं कोई दुनिया का कोई शख्स नहीं कह सकता, उसको जो डिक्टेटरशिप सहन करना है करे, लेकिन आता तो होगा मन में भाव। एक तो ये भी, और दूसरा एक और चीज निकली, 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं, और वो जो लोक कल्याण मार्ग वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद है कि अब कहीं काकरोच ना फिर उबर पड़े, और क्या क्या डर क्या है भाई। क्या करिएगा आप दोनों तीनों पे, आप जो पहले कर रहे उसको भी कंटिन्यू करिए। आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं। अगर अंतरात्मा जैसी कोई चीज नरेंद्र मोदी और उनकी टीम में होती तो जो कुछ हो रहा है वो नहीं होता। सबकी अंतरात्मा रोती मणिपुर की लड़कियों के लिए, पहलवानों के लिए। क्या नहीं हुआ है? तो अंतरात्मा जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और वो लोग बैठाए गए हैं, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे उपराष्ट्रपति भवन हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, या बड़े पद। अभी 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस का कमिश्नर हटाया, जिन पे आज तो हमें कोई वो नहीं है। हर बड़ा पद देश का, सर्वोच्च संस्थाएं, सब जगह वो लोग बिठाए गए हैं जिनका जो गुलाम है, मानसिकता जिनकी खत्म कर दी गई है, जिनकी अंतरात्मा नहीं है, वो वही कर रहे हैं। चाबी वाले खिलौने की तरह बैठे हैं लोग। वो ना सोचते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ है, बस वो पदों पर, क्योंकि उसका लाभ है। मेरी तो जानकारी ये भी है कि इन सबकी निगरानी पीएमओ से होती है। तो क्या बोलेंगे ये लोग? कोई अंतरात्मा नहीं आएगी। दया के पात्र हैं। मुझे याद आता है, अब याद करिए, जब पश्चिम बंगाल में वो जो रेप वाला मामला हुआ, तो राष्ट्रपति महोदया की अंतरात्मा जागी थी, उन्होंने वहां अपना इंटरवीन किया। यहाँ 118 बच्चे हैं, और एक बिटिया तो बेचारी वो उसमें है, वेंटिलेटर पे है, उसकी जिंदगी और मौत का सिलसिला चल रहा है, वो जूझ रही है। वो कितने बच्चे, 12 साल की बच्ची, कहीं कोई। अब अंतरात्मा नहीं जाग रही है। अब आज बिल्कुल, क्योंकि हमारा मसला है, हमारा मामला है, दिल्ली में हमारी सरकार है, केंद्र हमारी सत्ता है, पुलिस अमित शाह की है, वहां जाग गई थी उनकी अंतरात्मा, राष्ट्रपति महोदया की। संजीव जी, अंतरात्मा नहीं है। अंतरात्मा का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास है। वो जितनी देर के लिए उसे जगाते हैं उतनी देर वो जागती है। उसके बाद वो मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देते हैं। मॉर्फिन के इंजेक्शन में सत्ता की तमाम सुविधाएं हैं जो लेके बैठी रहती है। वरना अंतरात्मा तो राष्ट्रपति भवन से कितनी दूर है। जो लड़कियां रो रही थी, आप भी माँ हो, आपकी भी बेटियां हैं, एक बार निकल के चली जाती, गले से लगा के एक जादू की झप्पी देती और कहती मैं माँ हूं। आप राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं, आप देश में के सर्वोच्च पद पर हैं। आपके लिए तो दोनों बाहें फैला के इन बच्चों को आप गले से लगाती, दुनिया में संदेश जाता। लेकिन भाई देखिए, बड़ा सिंपल है कि आप आजकल टीवी है ना कि स्लीप में डाल दो, जब मन हो तब चला लो। तो मोदी जी ने एक लाइन से, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक रूप से कहना भी उचित नहीं रहेगा, वरना मैं एक लाइन में कहता हूं कि देश का हर सर्वोच्च पद अब आत्मा रहित, अंतरात्मा रहित लोगों के पास है, और वो रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं। जितनी देर, जब उनका रिमोट, उनकी स्लीप वाला मोड हटा दिया जाता है, उतनी देर और जो कहा जाता है वो कर देते हैं। उसके बाद वापस उन्हें स्लीपिंग मोड में डाल दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अन्यथा भाई, किसी ने कहा 2 साल का पद सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, आपने हटा दिया एक दिन, एक झटके में। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, जो वर्तमान पुलिस कमिश्नर है, और भारत सरकार का गृह सचिव अमित शाह के कमरे में बैठे हुए थे। क्यों? कौन ऑर्डर कर रहा था? तो राहुल गांधी अगर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं
तो भूपेंद्र प्रधान से ज्यादा जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान। सॉरी, वो कई बार भूपेंद्र और धर्मेंद्र यादव और प्रधान का गड़बड़ हो जाता है, माफी मांगता हूं मैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं और भूपेंद्र यादव तो बेचारे, उनको सजा मिल चुकी, उनका स्टाफ हो चुका, वहां की मामला अभी निकला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के तो साथ, धर्मेंद्र प्रधान को जो हुक्म दिया गया था, उसमें हुक्म देने वाले में आज से की बात किसी ने नहीं कही हुई। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तीनों शामिल हैं। जो कुछ उन्होंने किया है, चेहरा वो है, कर्म इनके हैं, इसलिए कोई बात नहीं होगी। कहीं कुछ आप उम्मीद मत करिए कि ये किसी तरह की कोई बात करेंगे, कहेंगे। लेकिन अमित शाह जो हैं, वो तो खुद करते हैं, उन्होंने खुद करवाया है। वो जो कुछ करते हैं सबने देखा है। हर समस्या के लिए आज की तारीख में कौन जिम्मेदार है? एक तरफ से चलिए आप, मणिपुर, होम मिनिस्टर, घुसपैठ, नहीं, पहलगाम आतंकी हमला, होम मिनिस्टर, घुसपैठ, होम मिनिस्टर, बाकी जो पाकिस्तान से जो बातें हुई और जिस तरह की चीजें चली हैं, वो तो गृह सचिव, उस गृह मंत्री की उसमें आती है। आंतरिक व्यवस्था देख लीजिए, आज खबरें आ रही है कि बंगाल से सीआरपीएफ के जवान बुलाए गए हैं। एक दिन खुद अपने साथ सीआरपीएफ के जवान लेकर राज्यसभा चले गए थे, सीआईएसएफ के जवान लेके। तो ये जो डरपोक लोग हैं, खास तौर पर हर जगह एक ही काम इन्होंने किया। पहले कांग्रेस पे हमले करते रहे, उसके बाद सारे क्षेत्रीय दल तोड़ दिए, आखिरी शिकार ममता थी। और वो सारे बेईमान, मक्कार, चोर, भ्रष्ट जिनको गाली देते थे, उनको सबको सत्ता सौंप दी। उसके लिए कौन? तो आज मैं तो देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आपसे, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का इस्तीफा राहुल मांग रहे हैं, तो लोकतंत्र में इससे ज्यादा राहुल कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। अरुण जी देखिए, जो राहुल गांधी ने कल मूव किया, जो अपने सांसदों के साथ, तो चूड़ियां तो टाइट हो गई। पूरी सत्ता जो है, सरकार, उसका पूरा तंत्र हिला हुआ, और खासकर वो बहुत हिले हुए हैं जिनको आपने कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोग। हमने देखा वो हाई कोर्ट दिल्ली ने ये कहा कि भाई हमें ना घसीटे, वो जो जंतर मंतर वाला धरना उसमें उनका निकल कर आया। तो ये चीजें ये बहुत शायद आवश्यक थी। और मैं अंत में ये भी कि अब क्या आप देख पा रहे हैं, वैसे आपने सारी चीजें कही, विकल्प क्या है, ये निपटेंगे कैसे, खत्म करिएगा? बस एक लाइन में कहूंगा, फिर आगे दूसरी बात कहूंगा। अपने गांव में कहावत है, बुढ़िया मरी इसका गम नहीं है, पर मौत ने घर देख लिया। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये समझ आ गया है कि अब उनका वो दांव, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाला दांव, मुगलों वाला दांव अब नहीं चलने वाला है। अब लोग दरवाजे तक आ गए। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप गाली देते रहो, जर्सी गाय का बछड़ा कहो, जो कुछ करो, लेकिन उन्होंने आपके दरवाजे पे आके कील ठोक दी है। ये जो सबसे बड़ी चीज है आज पूरे प्रदेश में, छोटे स्तर पर ही सही, क्योंकि जब सरकार मनमानी पे उतरती है तो चौतरफा क्या होता है आप देख चुके हैं, हर जगह देख रहे हैं। इसके बावजूद अगर लाखों युवा दिल्ली पहुंचते हैं, विपक्ष प्रधानमंत्री के दरवाजे पहुंचता है, क्योंकि जब संसद में आप नहीं मिलोगे तो आपके घर आएंगे। ये जो चीज है, ये खतरे की घंटी नहीं है, ये घंटा बज गया है मुंह पे आके। और यही वजह है कि मुंह बंद है। कौन बोल रहा है? किरण रिजिजू। भाई, गौ भक्तों का प्रवक्ता कौन? गौमांस खाने वाला किरण रिजिजू, ये उसने कहा है। बाकी कौन बोल रहा है? वो बेचारे रविशंकर प्रसाद, जिनको कूड़े में डाल दिया है। जब ऐसे मौके आते हैं, निकाल के झाड़ पोंछ के खड़ा कर देते हैं। गिरिराज सिंह तो इसी काम के लिए है कि उनको कुछ भी बोलना है, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। मोदी जी की पसंद ऐसे ही लोग हैं। तो आज मैं जो पिछले 3 दिन में हुआ है, वो उसने ये बता दिया है कि नरेंद्र मोदी, अब आप कुछ भी कर लो, अब आपका टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो फेल हो गया है और युवा जाग गया है। वो किसी दल से संबद्ध नहीं है। नेताओं में आप फूट डाल सकते हो, राहुल गांधी पर आप हमले करवा सकते हो अपने पालतू लोगों से, लेकिन वो युवा जो पिटा है, जिसका भविष्य खतरे में है, वो जाग गया है। और इसकी कीमत आपको, आप कितना भी कर लो। क्योंकि एक चीज और आपने देखी, जंतर मंतर पर युवा जो है उन पुलिस कर्मियों से सवाल पूछ रहे थे कि आपके बच्चे नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों से धोखा हो रहा है?
तो वर्दी पहन रखी है, मुंह बंद है। एक पुलिस कर्मी की तो पत्नी आई थी, बोले मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, और अगर यहाँ होते हमारे पति तो मैं मुकाबला करती। जी ये जो चीज पहुंच गई है, हो गया, इसका हो गया। खामियाजा तो दोनों। इसीलिए मैंने मैंने ये मानता हूं, मैंने तो पहले ही कहा कि घोषित मतलब अघोषित आपातकाल तो हम सहन कर रहे हैं बीते कई वर्षों से। अब ये घोषित, क्योंकि इसके अलावा विकल्प है नहीं कि अब सब मुंह बंद करना है, तो वही। और साथ में एक और चीज है अरुण जी, इस पूरे एपिसोड में मीता यदि हम देखें तो जो राहुल गांधी लंबे वक्त से मेहनत कर रहे थे, जो 48 घंटे की आपने बात की, तो ये बार बार कहते हैं ना कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो जो संसद है वो आवारा हो जाए। तो ये लग रहा है कि संसद के इस आवारापन को रोकने के लिए जो सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, उसने तो बैंड बजा दी है, हंगामा मचा दिया है। और ये जो भय है, डर है जो कहीं आ रहा है कि साहब पड़ोसी देशों वो ये ऐसा, तो ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं खत्म करूंगा मेरे पास एक लाइन आपने कहा ना, संसद आवारा नहीं हुई है, क्योंकि संसद जो बटी, तो जो संसद इस वक्त जो है ना, वो कछुए की तरह केंचू अपने खोल में घुसी है, डर के मारे। प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भागे, और जो सांसद जनता के लिए तो वो सड़क पर है। तो जो तानाशाही का जो अंदर जो होता है, तानाशाह बहुत डरपोक होता है, और इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि हमारे देश के मुखिया बहुत डरपोक है। वो पब्लिक में आके बात नहीं कर सकते, वो नेता प्रतिपक्ष से भी बात नहीं कर सकते, इतना डर। और ये डर अब खत्म होगा, क्योंकि अब रास्ता दूसरी लाइन है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही ध्वनि है, यही भय है। और इसीलिए कुछ भी होगा जो हम बहुत दिन से कहीं कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा तो अब कुछ भी बड़ा, तो इसी तरीके की चीजें संभावित है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़े में संजीव जी सिर्फ इतना है कि 150 करोड़ में 1-2 करोड़ को मार डालोगे, फिर बच जाओगे क्या? ऐसा ना हो कि इतना आ जाए, भीड़ के पैरों तले कुचले जाएं लोग। ठीक बात, वो दुनिया में देखा है आपने, वही भय है, वही पुनरावृत्ति भी हो सकती है। वही डर है, वही तो दोहरा रहे हैं वो सब, उनके जितने नेतागण यही तो कह रहे हैं, यही तो सूत्र मतलब हाँ, सब्र का बांध तो वो हो गया है, टूट गया। सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े पहाड़ दरक जाते हैं। यस सर, देखते जाइए, दरक गया, टूटने वाला। शुक्रिया दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम जो चर्चा कर रहे थे कि अब कोई विकल्प नहीं है, या तो वो जो कहा कि सिंहासन खाली करो, या फिर जो दूसरा उसमें है कि घोषित तौर पर इमरजेंसी, और जब तक चला ले, देखते हैं। लेकिन जनता में जो एक जबरदस्त आक्रोश है, अकेले युवा नहीं है, युवा, हमने मजदूरों की बात की, किसानों की बात की, कौन सा ऐसा वर्ग है जो देश में खुश है? 12 साल से ज्यादा का जो ये मोदी काल है, इस काल ने दर्द ही दर्द तो दिए हैं, दर्द के सिवा दिया क्या है? तो वो दर्द अब ऐसे एक नासूर के तौर पर है जो ब्लास्ट होने के करीब। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगी हो चर्चा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बढ़कर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।